सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय बही खाता में पाठ 6 विशेष उद्देश्य पुस्तकें सहायक बहियाँ पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे। लेखांकन बहियों का आशय है। लेखांकन की आधुनिक विधि में नकल बही का विभाजन लेन देनों के आधार पर जिन विशेष उद्देश्य वाली पुस्तकों में किया जाता है उन्हें सहायक पुस्तकें कहते हैं। सहायक पुस्तकें रखने से प्रत्येक व्यवहार की प्रविष्टि नकल बही में करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सहायक पुस्तकें खाता बही में लेखा करने में भी सहायक होती हैं। सहायक बहियाँ किसी भी व्यापार व्यवसाय में रखने की आवश्यकता होती है। सहायक बहियाँ विभिन्न पुस्तकें या विभिन्न रजिस्टर होते हैं जो व्यापार व्यवसाय के अनुसार रजिस्टर रखने पड़ते हैं। प्रायः व्यापार व्यवसाय जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार के रजिस्टर रखने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक स्कूल है तो यहाँ पर सहायक बहियाँ सहायक पुस्तकें रजिस्टर कौन कौन से होंगे, जैसे विद्यार्थी की उपस्थिति का रजिस्टर, शिक्षकों की उपस्थिति का रजिस्टर, टेबल कुर्सी मेज इन्वेंट्री स्टॉक का रजिस्टर, मजदूर हैं भृत्य हैं उनकी उपस्थिति का रजिस्टर, लाइब्रेरी पुस्तकों का रजिस्टर, कंप्यूटर रूम कंप्यूटर्स की संख्याओं का रजिस्टर। इस प्रकार से किसी व्यापार व्यवसाय में जिस प्रकार का व्यापार व्यवसाय होता है, जिस प्रकार के लेन देन होते हैं, जिस प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उन्हीं वस्तुओं के लेन देन के लिए जो रजिस्टर रखे जाते हैं, पुस्तकें रखी जाती हैं, उसे सहायक बहियाँ कहा जाता है। व्यापार व्यवसाय में मुख्यतः रोकड़ बही, जिसमें नकद पैसा आता है जाता है विभिन्न लेन देनों के द्वारा, या किसी भी प्रकार से पैसा नकद आता है जाता है उसका लेखा किया जाता है रोकड़ बही में। दूसरी बही होती है क्रय बही। क्रय बही बीजक के आधार पर बनाई जाती है। प्रायः उधार खरीदे गए माल का लेखा क्रय बही में किया जाता है, क्योंकि व्यापार व्यवसाय होगा तो वहाँ पर वस्तुओं का लेन देन जरूर होगा। तो अगर उधार माल खरीदा जाता है और उधार खरीदे गए माल का लेखा जिस पुस्तक में जिस रजिस्टर में किया जाता है उसे क्रय बही कहा जाता है। विक्रय बही किसी भी व्यापार व्यवसाय में अगर वस्तुओं का विक्रय होता है और उधार विक्रय होता है, इसका भी लेखा बीजक के आधार पर किया जाता है। उधार बिके हुए माल या उधार बेचे गए माल का लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है, जिस रजिस्टर में किया जाता है, उसको विक्रय बही कहा जाता है। तो ये भी एक सहायक बही होती है। फिर है क्रय वापसी बही। उधार खरीदे गए माल का लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसको कहते हैं क्रय बही। और उधार खरीदा गया माल यदि किसी कारण से वापस किया जाता है तो उसको क्रय वापसी बही कहते हैं। और जिस पुस्तक में इसका लेखा करते हैं उसको क्रय वापसी बही कहते हैं। क्रय वापसी बही में अगर माल वापस किया जाता है तो इसके कारण होते हैं। यदि माल नमूने के अनुसार न हो, माल की कीमत ज़्यादा लग गई हो, माल खराब हो, माल में टूट फूट हो गई हो, तो अगर कुछ कमी होती है उसके कारण माल वापस करना पड़ता है। तो खरीदे गए माल का अगर वापसी की गई है तो जिस पुस्तक में खरीदे हुए माल को वापस किया गया है और इसका लेखा जिस बही में करेंगे उसको क्रय वापसी बही कहेंगे। ऐसे ही विक्रय वापसी बही। विक्रय वापसी बही में लेखा बिका हुआ माल अगर किसी कारण से वापस आता है, जैसे नमूने के अनुसार न हो, माल खराब भेज दिया गया हो, माल की कीमत ज़्यादा लगा दी गई हो, किसी भी कारण से अगर माल बिका हुआ वापस हो जाता है तो इस का लेखा जिस पुस्तक में करते हैं या जिस बही में करते हैं उसको विक्रय वापसी बही कहा जाता है। सहायक पुस्तकें, इसको अगर हम वर्गीकरण करें तो रोकड़ व्यवहार के लिए जो पुस्तकें रखी जाती हैं, जो रजिस्टर बनाए जाते हैं, साधारणतः
साधारण रोकड़ बही रखी जाती है, द्विस्तंभीय रोकड़ बही रखी जाती है, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही रखी जाती है और खुदरा या लघु रोकड़ बही रखी जाती है। सहायक पुस्तकों में उधार या गैर रोकड़ व्यवहार के लिए जैसे अभी बताया क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, इस प्रकार के रजिस्टर रखे जाते हैं, पुस्तकें रखी जाती हैं। सहायक बहियों से एक लाभ होता है, एक फायदा होता है, समय की बचत होती है, कार्य विभाजन हो जाता है, कार्य का बंटवारा हो जाता है, ये फायदे होते हैं। सहायक बहियों के छल कपट की संभावना कम रहती है, विवरण प्राप्ति में सुगमता रहती है, अशुद्धि होने की संभावना कम होती है, सभी व्यापारियों के लिए उपयुक्त रहता है सहायक बहियाँ रखना और इससे लाभ व्यापारी को होता है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता का ज्ञान भी सहायक बहियों से ही होता है। अब इसमें रोकड़ बही जब बनाते हैं तो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और खुदरा रोकड़ बही को बनाते हैं। तो रोकड़ बही बनाने के कुछ लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, रोकड़ बही की विशेषताएं हैं, लक्षण हैं। इसकी एक विशेषता है रोकड़ बही की नकद व्यवहारों का लेखा किया जाता है, इसमें नकद लेन देनों को ही लिखा जाता है। प्रधान बही है, प्रमुख बही है, किसी भी व्यापार व्यवसाय में रोकड़ बही जरूर होती है क्योंकि नकद पैसा आएगा जाएगा तो उसके लेखे के लिए रोकड़ पुस्तक रखनी पड़ेगी। नाम और जमा पक्ष इसमें होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, पैसा आने के लिए डेबिट और जाने के लिए क्रेडिट करते हैं। प्रारंभिक और अंतिम शेष निकालना पड़ता है इसमें, प्रारंभ में कुछ रोकड़ होती है, फिर नकद पैसा आता है, नकद पैसा जाता है, तो इसमें अंतिम शेष की भी जानकारी हो जाती है, रोकड़ शेष निकलता है। कटौती का लेखा, बैंक संबंधी लेन देनों का लेखा, विभिन्न लेखा रोकड़ पुस्तकों में होता है। रोकड़ बही की आवश्यकता, लाभ या उपयोगिता या महत्व भी होता है। इससे ये पता चलता है कि व्यापार व्यवसाय में कितना पैसा बचा है, नकद पैसा कितना रखा हुआ है, गल्ला पेटी में या ऑफिस में या नकद पैसा उनके पास कितना है, हस्तस्थ रोकड़ का ज्ञान होता है। समय की बचत होती है, खाते का भार कम होता है, रोकड़ व्यवहार एक ही स्थान पर रहता है, बट्टे का ज्ञान हो जाता है, कितना डिस्काउंट दिया है, कितना छूट दिया है, और ये भी ज्ञान हो जाता है कि बैंक से पैसा कितना निकाला है, बैंक में कितना पैसा जमा किया गया है। इस पाठ में जब त्रिस्तंभीय रोकड़ बही बनाते हैं तो इसमें ऑफिस का पैसा बैंक चला जाता है या बैंक से पैसा ऑफिस में आ जाता है तो कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, प्रति प्रविष्टि करते हैं। जैसे अगर हम घर से पैसा बैंक में जमा करके आते हैं तो घर का पैसा कम हो जाता है, बैंक का बढ़ जाता है, और बैंक से पैसा निकाल करके यदि हम घर में लाते हैं तो बैंक का पैसा कम हो जाता है, घर का पैसा बढ़ जाता है। तो इसलिए इसमें प्रति प्रविष्टियाँ भी होती हैं, बट्टे का लेखा होता है और नकद लेन देनों का लेखा होता है। मतलब नकद कैश की, बट्टा डिस्काउंट की, बैंक की लेन देनों की एंट्रियाँ होती हैं। तो बच्चों थ्योरी को आपने पढ़ा, इसके नोट्स बनाने हैं। पाठ में से एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 2 पहले पढ़ेंगे फिर हल करेंगे। मेसर्स गोविंद एंड सन्स के निम्नलिखित नकद व्यवहार हैं, आप इनसे साधारण रोकड़ बही बनाइए। 2016 मार्च 1 रोकड़ शेष 1250 रुपये। मार्च 2 राजेश को चुकाए 500 रुपये। मार्च 3 नकदी से माल बेचा 100 रुपये। मार्च 12 शिव से रोकड़ प्राप्त हुए 230 रुपये। मार्च 16 नकद क्रय 240 रुपये। मार्च 21 मजदूरी दी 50 रुपये। मार्च 25 निजी उपयोग के लिए निकाले 100 रुपये। मार्च 26 गोपाल दास को दिए 500 रुपये। मार्च 28 नकद बिक्री 480 रुपये। मार्च 31
किराया दिया 140 रुपये। बच्चों हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक, डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स विवरण का कॉलम, वाउचर नंबर जो रसीदें रहेंगी, वाउचर्स रहेंगे उनका नंबर, एलएफ पृष्ठ संख्या, अमाउंट डेबिट का, डेट क्रेडिट की, पार्टिकुलर्स विवरण क्रेडिट का, वाउचर नंबर रसीद वगैरह का नंबर, वाउचर का नंबर, एलएफ पृष्ठ संख्या, अमाउंट क्रेडिट का, कैश का कॉलम। ये फॉर्मेट बनाते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक में या सिंपल कैश बुक में। कैश बुक को बनाने के लिए यदि नकद पैसा प्राप्त होता है तो डेबिट में लिखते हैं, नकद पैसा जाता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। उधार लेन देन को इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, उधार लेन देन है तो नहीं लिखेंगे। नकद लेन देन है तो ही इसमें लिखेंगे। नकद पैसा प्राप्त होता है तो डेबिट में, नकद पैसा जाता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिया है रोकड़ शेष, तो रोकड़ शेष को सबसे पहले लिखते हैं। 2016 मार्च 1 डेट डाली है प्रश्नानुसार। टू बैलेंस बीडी रोकड़ शेष को लिखा है डेबिट में 1250। मार्च 3 नकद माल बेचा है इसलिए डेबिट में लिखा है टू सेल्स, माल बेचा, पैसा आया, आइटम का नाम लिखेंगे, पैसा आता है तो ऐसे ही पैसा जाता है तो आइटम का नाम क्रेडिट में लिखेंगे और अमाउंट को अमाउंट में लिखेंगे। 2016 मार्च 2, यहाँ पर राजेश को दिए मतलब पैसा गया है, पेमेंट किया है तो आइटम क्या है राजेश, आया राजेश, क्रेडिट में लिखा गया है। मार्च 2 और मार्च 3 माल बेचा है तो पैसा आया है तो आइटम का नाम टू सेल्स, डेबिट में लिखा गया है 100 रुपये। ऐसे ही मार्च 12 शिव से मिले, शिव से पैसा मिला है, प्राप्त हुआ है, आइटम शिव है, शिव को डेबिट किया है 230 रुपये। मार्च 16 माल खरीदा है, माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा गया है इसलिए क्रेडिट में लिखा है 240 रुपये और आइटम क्या है माल खरीदना, परचेस लिखा गया है। फिर मार्च 21 मजदूरी दी, पैसा गया है इसलिए क्रेडिट में 50 रुपये लिखे हैं और मजदूरी आइटम का नाम वेजेस। फिर मार्च 25 निजी प्रयोग के लिए पैसा निकाला है 100 रुपये, वो भी पैसा निकला है व्यापार व्यवसाय से तो पैसा जाता है तो उसको क्रेडिट साइड 100 रुपये लिखा है। और व्यक्तिगत कार्य के लिए लिया है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है इसलिए ड्राइंग आहरण लिखा गया है। फिर है मार्च 26 गोपाल दास को पैसे दिए हैं इसलिए क्रेडिट में लिखा गया है और आइटम क्या है गोपाल दास। फिर मार्च 28 नकद माल बेचा है, फिर पैसा आया है इसलिए डेबिट में लिखा गया है और आइटम क्या है सेल्स, माल बेचा, पैसा आया, डेबिट। फिर मार्च 31 बाय रेंट 140 रुपये, किराया दिया, पैसा गया है, किराया दिया है इसलिए क्रेडिट में आइटम का नाम आया है किराया रेंट 140 रुपये। पैसा आता है तो रिसिप्ट को डेबिट में लिखते हैं, आइटम का नाम लिखेंगे, अमाउंट डेबिट में लिखेंगे। पैसा जाता है, पेमेंट करते हैं तो राशि को अमाउंट के कॉलम में, आइटम को पार्टिकुलर्स के कॉलम में डेट लिखकर लिखते हैं। पेमेंट है, पैसा दिया है तो क्रेडिट साइड, पैसा मिला है, रिसिप्ट हुआ है तो डेबिट में लिखते हैं। बस ये जानना है कि आइटम क्या है और पैसा आ रहा है कि जा रहा है। जिस आइटम का पैसा आएगा, प्राप्त होगा, उस आइटम का नाम लिख करके डेबिट में पैसे लिखते हैं
और यदि पैसा जा रहा है तो उस आइटम को क्रेडिट में लिखते हैं और पैसे लिखते हैं। इसके बाद टोटल लगाते हैं। डेबिट का टोटल आया है 2060। डेबिट का टोटल ज़्यादा है, इसको दोनों तरफ लिखेंगे। और क्रेडिट साइड का टोटल आया है 1530, तो 2060 में 1530 घटाया है तो बैलेंस निकला है 530। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस शीट लिखेंगे, अंतिम रोकड़ शेष निकली है 530। इस प्रकार रोकड़ खाता कैश बुक बना सकते हैं। आप लोग प्रश्न को 2 बार पढ़िए, फिर हल को देखिए और हल को आप इस प्रकार देखिए कि पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखा गया है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिखा गया है, पर नकद पैसा आ रहा है उसी को डेबिट में लिखा है। जो नकद में पैसा जा रहा है उस पैसे को ही क्रेडिट में लिखा गया है। उधार लेन देनों को नहीं लिखा गया है। कैश बुक में, रोकड़ पुस्तक में उधार व्यवहार को नहीं लिखते हैं, केवल नकद प्राप्तियां होती हैं तो डेबिट साइड, नकद भुगतान होते हैं तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। इस प्रकार आप रोकड़ बही कैश बुक बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।